हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर पी ब्लॉक चल रहा है। ठीक, और हम बात कर रहे थे आपकी पी ब्लॉक में ग्रुप 16 की, है ना। ग्रुप 16 में हमने बात की थी डाई नाइट्रोजन को लेके। डाई नाइट्रोजन की हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे, है ना। तो अपना टॉपिक वहीं से स्टार्ट करेंगे और उसको कंटिन्यू करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम बात कर रहे थे डाई नाइट्रोजन, और डाई नाइट्रोजन हमने देखिए क्या क्या किया था, आपको बताते हैं। हम डाई नाइट्रोजन की हम प्रॉपर्टीज की थी। हमने डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि कलरलेस ऑर्डरलेस होती है गैस, ठीक है ना। दूसरी बात हमने करी थी कि जो O2 है उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है ना। O2 की यूनिक प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? O2 की यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है, बजाय अनपेड इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी, है ना। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वो क्या करती है? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके उसके पास एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से, ठीक है ना। ये बात हमने की थी। तीसरी बात हमने देखी थी बच्चों कि ये क्या करती है? डायरेक्टली रिएक्ट करती है ऑल मेटल और नॉन मेटल के साथ, है ना। ऑल मेटल और नॉन मेटल के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करती है ये, ठीक है ना। और एक्सेप्ट कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनको छोड़ के, है ना। और कुछ नोबल गैसेस होती है, इनको छोड़ के ये क्या करती है बच्चों? रिएक्ट करती है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होंगी। दूसरी बात इसमें होती है कि जो आपकी डाई नाइट्रोजन है, मतलब जो ऑक्सीजन गैस है, जो डाई नाइट्रोजन गैस है, आज हम चौथी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है ना। चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं आज डाई नाइट्रोजन की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या है बच्चों? एक्सोथर्मिक है। जब ये क्या करती है? किसी मेटल के साथ रिएक्ट करती है, किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करती है, तो एक्सोथर्मिक होती है। इससे क्या होता है? इससे रिएक्शन को सस्टेन होने में मदद मिलती है, ठीक है ना। रिएक्शन को सस्टेन होने में मदद मिलती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन इट कंबाइन विद अदर एलिमेंट, व्हेन इट कंबाइन विद अदर एलिमेंट, जब अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करती है ये, तो क्या करती है ये? अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करके इट इज स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक। इट इज स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक होती है, जो कि रिएक्शन को सस्टेन करने में मदद करती है ना। और रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल हीटिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो बॉन्ड एंथैल्पी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की वो थोड़ा ज्यादा होती है, ठीक। तो ये रही बात, चौथी बात। पांचवी बात बच्चों कि ये क्या करती है? कुछ मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बनाती है। जैसे कि कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगी, है ना। टू कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके बनाएगी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगी है ना। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके बनाती है Al2O3 बनाती है। Al2O3 बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, इधर 3 लगा देंगे, इधर 4 लगा देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेगी, है ना। फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करके क्या देती है? ये आपका देती है P4O10, ठीक है ना। इसी तरीके से कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या देगी? कार्बन डाइऑक्साइड देगी, CO2 देगी, ठीक है ना। ZnS के साथ करेगी जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड के साथ करता है जब ये, तो आपका क्या देता है? ZnO देगा, जिंक ऑक्साइड देगा, प्लस आपका 2SO2 देगा, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड भी देता है, ठीक है ना। सारी बात समझ में? क्या बात कर रहे, ठीक है ना। आपका क्या देगा? ZnO देगा, जिंक ऑक्साइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये दूसरा, जब ये किसके साथ करें? मीथेन के साथ करें, ठीक है ना। किसी हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करती है तो आपको क्या देती है? कार्बन डाइऑक्साइड देगी और वाटर देगी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगी, 2 तरीके से ये आपको देती है, ठीक है ना। इतनी मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आएगी। तो ये थी बच्चों कुछ आपके डाइऑक्सीजन को लेके, ठीक है ना, डाइऑक्सीजन को लेके। अब बात करते हैं बच्चों सिंपल ऑक्साइड्स के बारे में कि इनके सिंपल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। सिंपल ऑक्साइड्स, तो सिंपल ऑक्साइड में हम देखेंगे
कि वो बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन का जो अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है उसे ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, binary compound of oxygen with another element, binary compound of oxygen with another element is called oxide, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन का कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड मतलब दो मिले हैं उसमें किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, उसको हम ऑक्साइड्स कहते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों ऑक्साइड्स ना अलग अलग तरीके के हैं। ऑक्साइड क्या है, अलग अलग तरीके की। पहला कैटेगरी में आपको बताऊं तो पहला कैटेगरी हो गया आपकी एसिडिक ऑक्साइड। क्या हो गए, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है ना, एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं कि जो ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करके एसिड देता है तो उसे एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना, उसे एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। एन ऑक्साइड that combines with water to give acid। ऐसा ऑक्साइड जो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या दे बच्चों, एसिड दे, उसे एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जांपल आपका जैसे कि SO2 एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है ना, और Cl2O7 एसिडिक ऑक्साइड है, और आपका CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, और क्या हो गया आपका N2O5, ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड है। ये जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो क्या करेंगे बच्चों, वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड देंगे, ठीक है ना। जैसे कि SO2, अगर SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा बच्चों, ये देता है H2SO3। इसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड, क्या कहते हैं बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। H2SO4 ये तो आपने सुना है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 को सल्फ्यूरस एसिड। तो कोई भी ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करके एसिड दे तो उसको हम कहते हैं बच्चों एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जांपल इस तरीके के आप देख रहे होंगे सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड में, जैसे SO2 है, SO2 किससे बना एसिडिक ऑक्साइड, है ना, SO2 से बना, Cl2O7 से बन रहा, CO2 से, N2O5। आप देख रहे हैं सल्फर भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, ठीक है ना। तो आपको एक नोट करने वाली बात क्या है कि जो आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड वो जर्नली क्या होते हैं बच्चों, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक होंगे। जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होंगे, पर एक एक्सेप्शन देखा गया कि जो आपके मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है ना, मेटालिक ऑक्साइड, कौन से मेटालिक ऑक्साइड, जो आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटालिक ऑक्साइड भी एसिडिक हो जाएंगे। ये एक एक्सेप्शन है। वैसे तो रूल क्या है, सारे के सारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होंगे, पर कुछ ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो वो आपके एसिडिक होंगे। जैसे कि हमने देखा मैग्नीज का Mn2O7, यहाँ पे मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों +7 है, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एसिडिक हो गया ये, ठीक है ना। CrO3 क्रोमियम, ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एसिडिक हो गया आपका, ठीक है ना। V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एसिडिक हो गया। तो मेटालिक ऑक्साइड भी एसिडिक हो सकते हैं, बट क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना होगा उनको, ठीक है ना। समझ आई बात आपको एसिडिक ऑक्साइड की। चलिए आगे चलते हैं, बेसिक ऑक्साइड, ठीक है ना, बेसिक ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड, एन ऑक्साइड दैट कंबाइंस विद वाटर टू गिव अ बेस, ठीक है ना। ऐसे ऑक्साइड जो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या दे बच्चों, बेस दे, उनको हम क्या कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा एग्जांपल में CaO कैल्शियम ऑक्साइड,
ठीक है, Na2O सोडियम ऑक्साइड, ठीक, और आपका BaO बेरियम ऑक्साइड। ये एग्जांपल में हमने देखा भाई CaO ने जब वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड ने H2O के साथ रिएक्ट करा तो इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये क्या बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक बेस है। ठीक है ना, आई बात समझ में? ऐसे ऑक्साइड जो कंबाइन वाटर से कंबाइन करके बेस देते हैं वो आपके बेस है ना। तो नोट करने वाली क्या बात है, नोट करने वाली बात है कि जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे, मेटालिक ऑक्साइड वो कैसे होंगे बच्चे? आर बेसिक होंगे। जितने भी मेटालिक ऑक्साइड है वो बेसिक। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों? बेसिक होते हैं। आई बात समझ में आपके? चलिए, ये तो रहा मेटालिक ऑक्साइड के बारे में। अब मेटालिक ऑक्साइड्स भी कभी कभी दो तरीके के बिहेवियर्स हो। हमने जनरल बात करी मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होंगे? बेसिक होंगे। जनरली बात करी मेटालिक ऑक्साइड क्या है? बेसिक है। पर कुछ ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। तो ऐसे जो एसिडिक और बेसिक दोनों शो करे उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो कि ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करे, बेसिक बिहेवियर भी शो करे, उनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल के लिए Al2O3 है ना, Al2O3 हो गया आपका, है ना। जिंक ऑक्साइड भी होता है इसमें, ZnO भी होता है, ये भी क्या है बच्चों? आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ऐसे ऑक्साइड, ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो कि देख रहे हो ना, जिंक भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, तो ऐसे बेसिक, ऐसे मेटालिक जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करे, ये आपके क्या कहलाते हैं बच्चों? मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है ना, तो आप एसिडिक ऑक्साइड देखा, बेसिक ऑक्साइड देखा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखा। अब लास्ट है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है ना, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो बच्चों न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऐसे जो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। एन ऑक्साइड which is neither acidic nor basic, वो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, है ना। एग्जांपल में हमने देखा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, NO, ठीक है ना, और आपका N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? आपके ऐसे क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी, न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो ये रही बात इनकी। चलिए आगे बढ़ते, इतना आपको समझ में ऑक्साइड्स के बारे में। अब बात करते हैं ओजोन। ठीक है ना, ओजोन को लेके, ओजोन होता है बच्चों O3। क्या होता है? ओजोन O3 होता है। आपने देखा है ओजोन, हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है जो कि क्या करती है? सन की रेस को क्या करती है? छान के हमारे पास भेजती है ना। उससे क्या होता है कि जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है हम पे डायरेक्टली नहीं पड़ती, जिस वजह से हमें कई सारी डिसएडवांटेजेस से बचने का मौका मिल जाता है। आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर डिप्लीट होती है ना। ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो डिप्लीट होने की वजह से सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है डायरेक्टली अर्थ पे पहुंचती है, जिससे कई सारे नुकसान है। क्या नुकसान है? ग्लोबल वार्मिंग होने का खतरा होता है ना। जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होगा कि जो आपका ग्लेशियर्स वगैरह हो मेल्ट होते हैं, मेल्ट होने से सी लेवल बढ़ जाता है, और सी लेवल बढ़ने से कोस्टल एरियाज में जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं, है ना, वहां पे क्या होता है? बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारी के सारे क्या आती है? ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से होता है। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन पे ज्यादा क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि उन लोगों की जो स्किन होगी, आपने चेहरे की, गाल की स्किन देखी होगी, जनरली कैसी फटी फटी सी रहती है, लाल लाल सी। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा ओजोन लेयर क्या हो रही है? ओजोन लेयर डिप्लीट होने से सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली हम पे पहुंचती है। तो ओजोन क्या है बच्चों? ओजोन एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। ठीक है ना, अगर बात करें कि ओजोन है क्या, तो ओजोन आपका एलोट्रोपिक फॉर्म है। किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है ना, इट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन।
पहली बात तो ये क्या है, ऑक्सीजन का एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है ना, एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का, और ये बहुत रिएक्टिव होती है। क्या है, इट इज टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, काफी ज्यादा रिएक्टिव है। दूसरी बात है कि एट हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कितने की हाइट पे बच्चों, एट अ हाइट ऑफ about 20 किलोमीटर, एट अ हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की मतलब अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ये बच्चों कहां पे बनती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बनती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक बनती जाती है, कैसे बनती है, 20 अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर की हाइट के आप ऊपर जाएंगे तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उससे कंबाइन करती है, ठीक है ना, और किसकी, सनलाइट की प्रेजेंस में ये बन जाती है, ठीक है ना। और ओजोन लेयर क्या करती है, हमें अर्थ सरफेस से बचाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तीसरी बात क्या होती है बच्चों, इट इज टू रिएक्टिव, काफी ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, इट इज टू रिएक्टिव, it is too reactive to remain for long in the atmosphere at sea level, ठीक है ना, बहुत रिएक्टिव है, काफी देर तक रह सकती है एटमॉस्फेयर में, ठीक। तो ये आपकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ बातें हैं ओजोन को लेके। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन, ठीक है ना, कि ओजोन जो है प्रिपेयर कैसे होती है, बनती कैसे ओजोन, प्रिपरेशन। पहली बात करेंगे कि बनती कैसे है ओजोन, प्रिपेयर कैसे होती है। जब हम क्या करते हैं, स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन को पास कराते हैं एक साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से, तो ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। when a slow dry stream of oxygen is passed through silent electrical discharge, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, तो आपकी जो ओजोन है वो कन्वर्ट हो जाती है किस पे, आपके सॉरी ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगी ओजोन पे, ठीक है ना। कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन अकर, इस प्रोडक्ट को कहते हैं, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, इस प्रोडक्ट को कहा जाता है ओजोनाइड, ठीक है ना। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड ओजोनाइड ऑक्सीजन, ओजोनाइज ऑक्सीजन, इसको कहते हैं बच्चों ओजोनाइड ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है ना, इसे ओजोनाइड ऑक्सीजन कहते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से होती है ये 3O2 स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन को जब हम साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से करा तो बन गई 2O3, क्या बन गई बच्चों, 2O3 बन गई, ठीक है ना, 2O3 बन गई है, ठीक है ना। अच्छा, और कितने पे होती है, 298 केल्विन पे होती है, टेम्परेचर हमको देना होता है 298 केल्विन, ठीक है ना। और जो इसका डेल्टा एच होता है, एंथैल्पी चेंज, वो कितना है, प्लस 142 किलो जूल, कितने बच्चों, प्लस 142 किलो जूल है। तो प्लस 142 किलो जूल प्लस में आ रही, मतलब ये क्या है बच्चों, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना, ये क्या है, एंडोथर्मिक, क्योंकि प्लस 1 एब्जॉर्ब करा, इट इज एन एंडोथर्मिक,
इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सो में रिलीज होती है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये। आई बात समझ में? एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये नेसेसरी है कि साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का यूज करना। ठीक है ना? क्यों नेसेसरी है साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का यूज करना? ताकि इसके डिकम्पोजिशन को हम बचा सके। नोट करने वाली बात है। ठीक है ना? नोट करने वाली बात है कि वाई साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज यूज। हम साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को यूज क्यों करते हैं? तो हम लिख सकते हैं इट इज नेसेसरी टू यूज साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। हमने ऊपर किया ना, ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन को साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से पास करा है। तो क्यों जरूरी है नेसेसरी टू यूज साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज? It is necessary to use silent electrical discharge ऐसा इसलिए because to prevent its decomposition, to prevent its decomposition। ठीक है ना? ओजोन बन जाएगी, है ना? तो बनने के बाद क्या पता वो डिकम्पोज ना हो जाए, तो उसके डिकम्पोजिशन को बचाने के लिए हम साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? आई बात समझ में? अगर ओजोन की कंसंट्रेशन 10% ज्यादा से रिक्वायर होती है ना? अगर क्या होती है, अगर कंसंट्रेशन ओजोन की 10% से ज्यादा हमें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बैटरी ऑफ ओजोनाइजर यूज कर सकते हैं। उस समय प्योर ओजोन आपकी कंडेंस्ड होती है एक वेसल में, जिसके बाहर से लिक्विड ऑक्सीजन होती है। ठीक है ना? तो ये बात थी बच्चों ऑक्सीजन को लेके, सॉरी ओजोन को लेके। अब क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, ओजोन की क्या प्रॉपर्टीज है? ओजोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या? ओजोन की प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी ओजोन की क्या है? ये क्या है? पेल ब्लू गैस है। इट इज अ पेल ब्लू गैस। ठीक है ना? एक तो ये पेल ब्लू गैस है। ठीक है ना? जब गैस होती है तो कैसे होती है? पेल ब्लू गैस की तरह होती है। डार्क ब्लू लिक्विड है, डार्क ब्लू लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में कैसे होती है? डार्क ब्लू लिक्विड होती है। ठीक है ना? और वायलेट ब्लैक सॉलिड की तरह होती है, वायलेट ब्लैक सॉलिड। ठीक है ना? गैस फॉर्म में पेल ब्लू होती है, लिक्विड में डार्क ब्लू होती है, और आपकी सॉलिड में वायलेट ब्लैक होती है। तो ये आपकी क्या है? ओजोन की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। स्मॉल कंसंट्रेशन में ये थोड़ी सी हार्मलेस होती है। स्मॉल कंसंट्रेशन हो तो कुछ नहीं बिगाड़ती है। ठीक है ना? अगर कंसंट्रेशन 100 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा हो जाए, है ना, तो ब्रीथिंग बिकम अनकंफर्टेबल रिजल्टिंग इन हेडेक एंड नोसिया। ठीक है ना? दूसरी बात करें, इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। इसकी क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। ठीक है ना? तीसरी बात, इन स्मॉल कंसंट्रेशन it is harmless, it is harmless। स्मॉल कंसंट्रेशन में कुछ नुकसान नहीं करती, हार्मलेस होती है। चौथी बात, अगर इसकी कंसंट्रेशन, इफ इट्स कंसंट्रेशन, अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ठीक है ना, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए? बढ़ जाए। कंसंट्रेशन राइज अबव 100 ppm पार्ट्स पर मिलियन, 100 ppm से ज्यादा हो जाए, तो जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग बिकम डिफिकल्ट, सांस लेने में परेशानी हो जाएगी, ब्रीथिंग बिकम अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। रिजल्टिंग क्या हो सकता है उससे? उससे हमको हेडेक हो सकता है,
हेडेक हो सकता है और नौसिया हो सकता है, नौसिया हो सकता है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन अगर इससे ज्यादा चली जाए तो इस तरीके से इसमें हो सकता है, ठीक है ना। ये रही बात इसकी। पांचवी बात है कि जो ओजोन है आपकी, ओजोन है वो थोड़ा सा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है। कैसी होती है बच्चों? थर्मोडायनेमिकली क्या है? अनस्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपेयर में थोड़ा सा थर्मोडायनेमिकली क्या है? ये अनस्टेबल है, ठीक है ना, अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसका जब ये डिकम्पोज होती है ऑक्सीजन में तो हीट रिलीज होती है, ठीक है ना। हीट रिलीज होने से इसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हीट रिलीज होने से इसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। O3 क्या है? थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। क्यों? ऐसा क्यों? सिंस इट्स डिकम्पोजिशन टू ऑक्सीजन, इट्स डिकम्पोजिशन टू ऑक्सीजन, जब ये डिकम्पोज होती है O2 में, है ना, जब ये O2 में डिकम्पोज होती है तो डिकम्पोज होके क्या करती है? रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हीट, रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हीट, है ना। हीट लिबरेट होती है और हीट लिबरेट होने से एनर्जी, मतलब रिलीज होने से, एनर्जी रिलीज होने से यानी एनर्जी रिलीज होने से इसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। लिबरेशन ऑफ हीट होती है मतलब डेल्टा एच इसका नेगेटिव हो जाता है ना। डेल्टा एच नेगेटिव होने से एंट्रोपी बढ़ जाती है। इंक्रीज इन एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंट्रोपी, इंक्रीज इन एंट्रोपी, है ना। एंट्रोपी मतलब इसका जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव हो जाता है, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है, और हीट रिलीज, लिबरेशन ऑफ हीट मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, है ना। डेल्टा एच नेगेटिव होने से एंट्रोपी बढ़ जाती है, इस वजह से थर्मोडायनेमिकली क्या है? अनस्टेबल है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा, पहले हमने डाइऑक्सीजन की जो बची प्रॉपर्टीज थी पूरी करी, और साथ ही साथ में ओजोन के बारे में समझा कि ओजोन होती क्या है, कैसे प्रिपेयर की जाती है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या। अभी सारी प्रॉपर्टीज ओजोन की नहीं हुई है, कुछ बची है, हम अगले भाग में इसको लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।